दक्षिण भारत की राजनीति को समझना हो तो हमें केवल चुनावी नतीजों तक नहीं बल्कि इतिहास की उन परतों तक जाना होगा जहां भाषा, पहचान और सत्ता की लड़ाई ने एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया। यह कहानी सिर्फ तमिल बनाम उत्तर भारत की नहीं है, यह कहानी है ब्राह्मण वर्चस्व, गैर ब्राह्मण चेतना और जस्टिस पार्टी के उदय की। और इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से, जब ब्रिटिश भारत में एक पादरी भारत आया। नाम था रॉबर्ट क्लेडवेल। वे बाइबल के प्रचार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं पर गहरी स्टडी की। 1856 और 1875 में अपनी रचनाओं के जरिए कॉल्डवेल ने स्थापित करने की कोशिश की कि द्रविड़ भाषाएं संस्कृत से अलग और स्वतंत्र भाषा परिवार हैं। उनके रिसर्च का भाषाई महत्व था, लेकिन उसका राजनीतिक असर और भी बड़ा निकला। उन्होंने यह धारणा मजबूत की कि दक्षिण की भाषाएं, खासकर तमिल, उत्तर भारतीय संस्कृत परंपरा से अलग और प्राचीन है। इससे दक्षिण भारत में क्षेत्रीय गौरव की भावना बढ़ गई, लेकिन साथ ही संस्कृत और उत्तर भारतीय प्रभुत्व को लेकर संदेह के बीज भी बो दिए गए। तमिल समाज के भीतर यह सवाल उठने लगा, क्या हमारी भाषा और संस्कृति पर कोई बाहरी प्रभाव थोपा गया? यहीं से आर्य द्रविड़ विमर्श की राजनीतिक जमीन तैयार हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रशासनिक असंतुलन साफ दिखने लगा। ब्राह्मण आबादी लगभग 3% थी, लेकिन शिक्षा और प्रशासनिक पदों पर उनकी हिस्सेदारी अधिक थी। संस्कृत और अंग्रेजी पर उनकी पकड़ ने उन्हें एक बेहतर अवसर दिलाए। 1912 की पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट और अन्य औपनिवेशिक आंकड़ों में इस असंतुलन का जिक्र मिलता है। गैर ब्राह्मण समुदायों में असंतोष बढ़ने लगा। सवाल यह नहीं था कि ब्राह्मण योग्य क्यों है, सवाल यह था कि क्या बाकी समाज को अवसर नहीं मिलना चाहिए। यहीं से उभरे कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने इस असंतोष को वैचारिक दिशा दी। इनमें प्रमुख नाम था सी अयोधी दास पंडितहर। उन्होंने आर्य द्रविड़ अलगाव को सामाजिक न्याय के संदर्भ में उठाया। अपने प्रकाशन ओरू पैसा तमिलन के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की और खुद को मूल द्रविड़ पहचान से जोड़ दिया। उनकी आवाज केवल विरोध की नहीं थी, वह प्रतिनिधित्व की मांग थी। 1915 में एक अखबार शुरू होता है, नाम था जस्टिस। इसके संस्थापक थे टी.एम. नायर। इस अखबार ने गैर ब्राह्मण अधिकारों की आवाज बुलंद की। 20 नवंबर 1916 को एक संगठन बना, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, जिसे आगे चलकर जस्टिस पार्टी कहा गया। इसके प्रमुख नेताओं में शामिल थे टी.एम. नायर, पी. थेगरिया चेट्टी, सी. नतेसा मुदलियर। 1916 के नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो में जस्टिस पार्टी ने प्रशासनिक पदों में आरक्षण और भाषाई सम्मान की मांग की। उनका तर्क साफ था, सत्ता में संतुलन जरूरी है। जस्टिस पार्टी का रुख ब्रिटिश शासन के प्रति अपेक्षाकृत नरम था। इस वजह से मुख्य धारा के स्वतंत्रता आंदोलन से उनका मतभेद रहा। उन्होंने एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन को भी ब्राह्मण हितों के करीब माना। इस दौर में राजनीतिक मतभेद सिर्फ अंग्रेज बनाम भारतीयों का नहीं था, समाज के भीतर प्रतिनिधित्व और पहचान की लड़ाई भी चल रही थी। जस्टिस पार्टी ने आर्य द्रविड़ अलगाव को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया। उनका उद्देश्य गैर ब्राह्मण समुदायों के अवसर सुनिश्चित करना था, लेकिन उनकी राजनीति पर एलिट इमेज का आरोप भी लगा। ग्राउंड पर उन्हें व्यापक जन समर्थन नहीं मिल सका। फिर भी उनके विचार आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन की बुनियाद बने। समय के साथ ही यही विचारधारा आगे बढ़ी और द्रविड़ आंदोलन में बदल गई। आज भी तमिलनाडु की राजनीति में भाषा, पहचान और सामाजिक न्याय के मुद्दे उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े दिखाई देते हैं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स, हिंदी विरोध आंदोलन, आरक्षण की बहस, सबकी जड़ें कहीं न कहीं उसी दौर में मिलती हैं। तमिल भक्ति की भावनात्मक विरासत से निकलकर द्रविड़ राजनीति की वैचारिक और सामाजिक जंग तक की यह यात्रा सिर्फ भाषा की कहानी नहीं है, यह कहानी है आइडेंटिटी की, प्रतिनिधित्व की और सत्ता के संतुलन की। दक्षिण भारत की राजनीति को समझना हो तो हमें यह याद रखना होगा, कभी कभी इतिहास की किताबों में लिखे भाषाई शोध भी आने वाले समय में राजनीतिक आंदोलन बन जाते हैं। और जब भाषा, संस्कृति और अवसर का सवाल जुड़ जाए तो राजनीति केवल शासन नहीं रहती, वह आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।